ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ एज सोन, जैसा दिखाया जा रहा है। एज्यूमिंग दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम द ओरिजिन इज स्मॉल, ठीक, विच ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। तो बोला जा रहा है कि कहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है, रेस्ट से रिलीज़ किया जा रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये जो ग्राफ एक बना हुआ है बेसिकली एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करते किसी पार्टिकल का बना हुआ है। तो रेस्ट से अगर वो रिलीज़ किया जा रहा है मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियली वो कितनी है, ज़ीरो है, ठीक है। वेलोसिटी जो इनिशियल में उसकी है वो कितनी है, ज़ीरो है। लेकिन उसमें अगर कुछ एनर्जी है तो वेलोसिटी ज़ीरो का मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ज़ीरो। और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो तभी होती है जब वो मैक्स डिस्प्लेस्ड होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड होगा, फिर मैक्स डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x है, फिर ये ओरिजिन है और ये फिर इधर जो दूरी है -x, ठीक। तो ये इस प्रकार से मोशन करेगा, मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये तो बात क्लियर हो गई है। फिर अब बात क्लियर हो रही है मतलब कि इनिशियल जो टाइम ज़ीरो पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x है। तो ऐसा कोई ग्राफ है जो बता रहा है, बिल्कुल टाइम ज़ीरो पर अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट यही x जो है मैक्सिमम बता रहा है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ इस क्वेश्चन के लिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, फोर्स F ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस d एज सोन इन फिगर। द वर्क डन इन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर इज, राइट। तो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। मतलब कि 12 तक जो है हमें क्या करना है, इसको देखना है। जो फोर्स इस पे लग रहा है वो यहाँ से ऐसे लग रहा है, फिर है ना, ये जो एक बड़ी लाइन बनी हुई है यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, ठीक। ये इस प्रकार से इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है। तो जब फोर्स लगा पहले 0 तो डिस्प्लेसमेंट 3 तक कोई फोर्स नहीं लगा। 3 पे अचानक से 2 न्यूटन का फोर्स लगा और ये 7 तक लगा। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इसी का एरिया डिटरमाइन कर लेते हैं, जो भी आएगा उतना हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एक देखो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 2 और 3 से 7 4 हो गया, प्लस ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस है 7 टू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 यानी कि 5 हो जाएगा। इंटू हाइट कितनी है, 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी ये 8 + 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 जूल। तो 13 जूल का वर्क हो रहा है। इज देयर एनी ऑप्शन, यस। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, a mass m moving horizontally along the x-axis with velocity v collides and sticks to a mass of 3m moving vertically upwards with velocity 2v। यानी क्या है कि और फिर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे आप समझिए, एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इसका मास कितना है, m है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से v। एक दूसरा ब्लॉक है जो मूव कर रहा है इधर, जिसका मास है 2m और कितनी इसका मास जो है 3m है, नॉट 2m, इट्स मास इज 3m और वो 2v वेलोसिटी से इससे टकराता है, चिपक जाता है। तो मान लीजिए चिपक गया तो ओवरऑल जो मास हो गया कितना हो गया, 4m हो गया। अब मान लो ये किसी भी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, वेक्टर v से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वेक्टर v क्या v प्राइम सपोज कर लेते हैं, मान लो v प्राइम वेक्टर से मूव कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसे vi कैप और इसे जो लिखा जा सकता है 2i j कैप लिखा जा सकता है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ से जब सॉल्व करेंगे तो m इंटू वेक्टर v, m इंटू वी आई कैप प्लस 3m इंटू 2v j कैप इज इक्वल टू 4m v डॉट वेक्टर v प्राइम वेक्टर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो m से m और m कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो गया v आई कैप प्लस 2v j कैप और 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 v आई कैप प्लस ये हो जाएगा 3 2 6 है ना, तो 6 है तो बोले तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 v j कैप, ये हो जाएगा v प्राइम वेक्टर। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी उसकी होगी वो इतनी हो जाएगी, ठीक है, इतनी है। अब देखिए कौन सा मिल रहा है, शायद यही वाला मिल रहा है,
तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, अ बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5 देन देयर वेलोसिटीज इन मीटर पर सेकंड आफ्टर कोलिजन विल बी। ठीक है, तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करते हैं कंजर्वेशन से। तो मान लेते हैं पहले का मास यम है, ठीक है, तो यम इंटू 2 हो जाएगा, दूसरा 0 है, दूसरे का मास 2m हो जाएगा, कोई डबल बोल रहा है, रेस्ट में है 0 हो जाएगा। फिर मान लो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ जो हो जाती हैं वो v1 और v2 हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू v1 प्लस ये हो जाएगा 2m इंटू v2, राइट। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल हमें मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद 2 इज इक्वल टू v1 प्लस 2 v2। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिल गया एक रिलेशन, इससे हम इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं। दूसरा हमें गिवन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि है 0.5। हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब भी हम निकालते हैं तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटीज़ का रेशियो। तो रिलेटिव स्पीड्स आफ्टर द कोलिजन दिस विल बी इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बिफोर द कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन रिलेटिव स्पीड इज़ 2 ओनली, तो 0.5। तो ओवरऑल जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं तो मिलेगा 2 + 1 3 इज इक्वल टू 3 कितना v2। तो यहाँ से v2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया 1। और यही अगर हम v2 की वैल्यू 1 उसमें पुट कर देते हैं तो v1 की वैल्यू मिल जाएगी कितना 0 मिल जाएगी। तो v1 0 है और v2 कितना है 1 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही फिर यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा फिर इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एन इंजन पम्प्स वाटर थ्रू अ होस पाइप, वाटर passes through the pipe and leaves it with a velocity of 2 meter per second. The mass per unit length of the water in the pipe is 100 किलोग्राम पर मीटर, राइट। तो मास पर यूनिट जो है लेंथ में है वो कितना है पाइप में 100 किलोग्राम पर मीटर है। ठीक, यानी कि 1 मीटर लेंथ में 100 किलोग्राम वाटर है उस पाइप में, इतना रहता है। और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो पानी बाहर निकल रहा है। तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन। तो ऐसी सिचुएशन में जब अगर हम इंजन की पावर कैलकुलेट करते हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं म्यू इंटू वी टू दी पावर 3, जहाँ पे म्यू क्या है मास पर यूनिट मास ऑफ वाटर इन पर यूनिट लेंथ, राइट। और वी जो है बाहर आने की स्पीड है उसकी है। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 100 हो गया और v की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब हो जाता 8, तो ओवरऑल हो जाएगा 800 वाट। ये पावर हो जाएगी इंजन की। तो इंजन की पावर 800 वाट, ये चौथा वाला ऑप्शन है और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा फिर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t इज़ v। टाइम t में उसकी स्पीड कितनी हो गई v, यानी उसने कितना वर्क हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो हो जाएगा हाफ m v²। ठीक है, कितने टाइम में है t टाइम में। तो पावर डिलीवर टू द पार्टिकल, तो पावर जो p हो जाएगा दिस विल बी w बाई टाइम जो लगा है t। तो w की वैल्यू है हाफ m v² और t है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जो भी है कोई ऑप्शन, हाँ जो है ये दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज़ अटैच टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज़ हंग फ्रॉम अ सीलिंग। जैसे मान लो ये सीलिंग है, यही एक स्प्रिंग है कोई ऐसे, इससे कोई ब्लॉक है जो अटैच किया गया है। ठीक है, अभी ये अनस्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच नहीं है, लेकिन जब इसको छोड़ देते हैं हम तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगी स्प्रिंग। स्ट्रेच होने का मतलब, थोड़ा मैं स्प्रिंग का कलर थोड़ा दूसरा चेंज करके बना के आपको दिखाता हूँ तो आप समझ पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगा और ये यहाँ तक आ जाएगा ब्लॉक। ठीक, तो मान लीजिए जो स्प्रिंग में स्ट्रेचेशन आया हुआ है, जो स्ट्रेच हुआ है स्प्रिंग वो यक्स है। तो अब जो हम ये पता करना है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हो सकता है। स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट कितना है k है।
तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कि अगर देखा जाए तो अगर मान लो एक्स डिस्टेंस नीचे आया हुआ है ये, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस ब्लॉक पे वर्क किया हुआ है वो तो लिखा जा सकता है कितना, mg x, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क हो जाएगा फिर वो। बाकी ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क वो स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ऐसे हाफ के एक्स स्क्वायर इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब हमें वही एक्सटेंशन पता करना है कितना होगा। तो एक्स जब यहाँ से निकालेंगे तो दिस विल बी इज इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बाई फिर कितना हो जाएगा के। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 2mg डिवाइडेड बाई के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, A body of mass 1 kilogram is thrown upwards with a velocity 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. यानी कि ये मान लो यहाँ से थ्रो किया गया है, यहाँ से थ्रो किया गया और यहाँ पे जा कर के रुक गया। कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, 20, मान लो v वेलोसिटी से, इसका मास m है। यहाँ ये h हाइट पे जाके रुक गया। मतलब कि इसकी जो टोटल एनर्जी थी वो क्या है, ख़त्म हो गई है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से हमें पता करना है कि हाउ मच एनर्जी इज़ लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो मतलब कि जो इसमें इनिशियल एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, ये कुछ ना कुछ एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करने में यूज हुई होगी, साथ ही साथ इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई होगी। तो जब W हम निकालेंगे तो दिस विल बी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस mgh। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते हैं। हाफ एम की वैल्यू 1 है, वेलोसिटी बोला है कि 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस m1 है और g की वैल्यू कितनी है, 10 है। यस बोला है कि वो 18 मीटर तक जा पा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 का आधा 200 माइनस 180 बराबर कितना हो गया, 20 जूल। तो 20 जूल का वर्क क्या है, एयर फ्रिक्शन ने ले लिया है। मतलब एयर फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस्ट हुई है, कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई है, 20 जूल लॉस्ट हो गई है। तो ये 20 जूल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, एन एक्सप्लोजन ब्लॉस अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स, 2 parts go off at right angles to each other. These two are 1 kilogram. First part moving with a velocity of 12 meter per second and 2 kilogram. Second part moving with a velocity 8 meter per second. If the third part flies off with a velocity of 4 meter per second, its mass will be। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व ही कर चुके हैं पहले ही। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से अगर देखेंगे तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो ज़ीरो है, फाइनल भी हमारा ज़ीरो होना चाहिए। जो दो पहला ब्लॉक है 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम का, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर हैं। अगर मान लो कि 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक को मैं बोलूँ कि वो x एक्सिस पे मूव कर रहा है ना, तो दूसरा जो होगा y एक्सिस पे मूव करेगा। ये हो जाएगा 2 × 8 जे कैप। तीसरा का मास मान लो यम है, ठीक है, तीसरे का मास यम है और इसकी वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है किसी 4 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक ना है। यहाँ तो वेलोसिटी जो है इसकी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। द थर्ड पार्ट फ्लाइज अप विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा चलो 4 रख देते हैं, लेकिन किसी न किसी डायरेक्शन में ये भी होगा, जाएगा, है ना। तो ये चीज़ अभी हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 विल बी इज इक्वल टू 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस m × 4, राइट। ये इतना होगा जो भी किसी भी डायरेक्शन में, मान लो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, है ना। तो या ऐसे लिख सकते हैं कि m × 4 इज इक्वल टू 4, मान लो कोई डायरेक्शन है इसका, मान लो ये ए कैप है ना, ए कैप डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए कैप कर लिया। तो 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, ठीक है, 12 और 16 जे कैप की बात हो गई है फिर, ठीक। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे माइनस हम कर सकते हैं अगर ट्रांसफ़र किया हमने फिर। तो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं मान लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 4m
दिस विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर 144 और 16 का जो हो जाएगा 256 हो जाता है। तो ओवरऑल ये मिला जुला करके 20 आ गया है। तो यहाँ से यम की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 किलोग्राम आ जाएगी। ठीक है, तो मास जो होगा कितना होना चाहिए, 5 किलोग्राम होना चाहिए। है कोई ऑप्शन? यस, ये तो ये करेक्ट हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक, तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि एन इंजन पम्प्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रो अ होज, वाटर लीव्स द होज विद अ वेलोसिटी v। ठीक है, एंड m इज़ द मास पर यूनिट लेंथ, राइट। तो ऑफ द वाटर जेट, व्हाट इज़ द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर। तो हमें रेट बताना है काइनेटिक एनर्जी का जो बाहर की तरफ इम्पार्ट कर रहा है। यानी कि अगर ये यूनिट लेंथ की हम बात करते हैं, यूनिट लेंथ में जो मास है वाटर का वो कितना है, यम है। ठीक है, वाटर का मास यूनिट लेंथ में यम है, और वेलोसिटी जो बाहर निकल रही है वाटर, वो वेलोसिटी उसकी है कितनी, v है। ठीक है, तो एक हॉज पाइप ऐसे बना ही लेते हैं हम। यहाँ पे पाइप मान लीजिए हमने बना लिया, v वेलोसिटी से वाटर बाहर निकल रहा है। तो v वेलोसिटी अगर है, मतलब कि यूनिट टाइम में वो v डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ना। यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, v डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। यानी कि यूनिट का मतलब वही 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में जो पानी बाहर निकलेगा वो हो जाएगा m इंटू वी, है ना। यही तो हो जाएगा 1 सेकेंड में निकलने वाला पानी बाहर, इतना हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा। फिर ये मास हो गया पानी का। अगर काइनेटिक एनर्जी 1 सेकेंड में देखें कितनी हो रही है, तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो ये हो जाएगा हाफ यम इंटू वी टू दी पावर 3। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन, हाफ यम इंटू वी टू दी पावर 3। तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, अ सेल ऑफ मास 200 ग्राम इज इजेक्टेड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 4 किलोग्राम बाई एन एक्सप्लोजन दैट जनरेट्स इतना अमाउंट, यानी 1.05 किलो जूल ऑफ एनर्जी। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेल, सेल का मतलब जो भी सेल है जो निकल रहा है, बुलेट समझ सकते हैं, है ना। तो उसकी कितनी है इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको बताना है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो टोटल एनर्जी जनरेट हो रही है, यानी कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है, वो गिवन है 1.05 किलो जूल, मतलब कि 10 टू दी पावर 3। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आएगा वहाँ पे लिख लिया जाएगा। बट इसमें अगर मान लो कि इसका मास स्मॉल लेटर या m1 है और इसका मास कितना है, m2 है। ठीक है, m1 m2 है। ठीक, तो इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटीज़ भी हो जाएंगी, जो भी हो जाएगी वो हम देख सकते हैं। फिर वेलोसिटी को मान लीजिए कि एक क्या है, कॉमन वेलोसिटी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल टू हाफ m1 v स्क्वायर प्लस इसकी हो जाएगी फिर यहाँ पे, नहीं इसकी v1 और v2 बोल देते हैं वेलोसिटी ना, v1 स्क्वायर, और दूसरे की हो जाएगी हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1050। ठीक है, 1050 इतना जूल हो जाएगा। अब इसी को हमें करना है सॉल्व, लेकिन देखो हमें v1 और v2 जो है, v1 तो सेल की इनिशियल वेलोसिटी है और v2 जो है उसकी है, तो इसको हमें हटाना होगा। तो इसे अभी हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ से यूज़ करते हैं। तो इनिशियली जब फायर नहीं किया गया है तो रेस्ट में है, 0 है। फिर बाद में जो है ये क्या हो जाता है, m1 v1 स्पीड से, और जो है एक जो क्या नाम है गन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इस वजह से ये -m2 v2 हो जाएगा। फिर तो यहाँ से हम चाहें तो जो है v2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो v2 विल बी इज इक्वल टू m1 अपान m2 इंटू v1। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2। अब v2 स्क्वायर की वैल्यू वही जो है उसको हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो v2 स्क्वायर जो हो जाएगा, दिस विल बी m1 स्क्वायर अपान m2 स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर। ठीक है, v1 स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू हो गई 1050 हो गई। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं तो इससे एक चीज़ कैंसिल हो गई फिर ओवरऑल। तो हमें यहाँ से ये जो चीज़ मिली हुई है वो है हाफ m1। देखो पहले का जो मास है 200 ग्राम है, 200 ग्राम का मतलब हो गया 0.2 किलोग्राम इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m1, फिर वही है 0.2 किलोग्राम डिवाइडेड बाई m2। इसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा 0.04 हो जाएगा फिर।
कितना हो जाएगा 0.04 अपान M2 जो है 4 किलोग्राम है, 4 रख दिया, इंटू V1 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो इसको V1 स्क्वायर ही रख देते हैं, इज इक्वल टू 1050। ठीक है, इसको किया तो 0.1 V1 स्क्वायर प्लस 0.01 है ना, 0.01 है, 0.01 डिवाइडेड बाई 2 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1050। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो हम देखते हैं V1 स्क्वायर कॉमन हो गया तो 0.1 में 0.01 हम ऐड क्या करना है हमें कि जोड़ना है, तो इस दोनों का जोड़ जो हो जाएगा 0.11 हो जाएगा। फिर V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1050, यानी कि V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1050 अपान 0.11। तो 11 से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 11 9 जा कुछ हो जाता है ना फिर यहाँ पे, ठीक है, 11 9 जा। तो ओवरऑल मतलब कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट में हमें जो वैल्यू मिल जाएगी ये कुछ इतनी मिल जाएगी, लगभग में वैल्यू इतनी मिल जाएगी। अगर लगभग में वैल्यू इतनी मिल रही है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, दिस विल बी द स्पीड, ये स्पीड हो जाएगी उसकी। ठीक है, इनिशियल स्पीड लगभग इतनी है अप्रॉक्सीमेट में। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन, द लूजेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ एनर्जी, यानी 10% एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ख़त्म हो जाती है। हाउ मच पावर, इस ख़त्म होने का मतलब दूसरे फॉर्म में चली जाती है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में नहीं यूज़ हो पाती है। ठीक है, तो हाउ मच पावर इज़ जनरेटेड बाय द टरबाइन, टरबाइन के द्वारा कितनी पावर जनरेट होगी ये आपको पता करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये 60 मीटर की हाइट है तो mgh/t निकाल लेते हैं। तो ऐसे m/t इज़ गिवन, राइट, m/t इज़ गिवन, मतलब कि ये पावर तो गिवन है जो वहाँ से मिल रही है, वो मिलने वाली पावर है जो 100% है। तो ये निकाल लेते हैं पहले कितना होता है। तो m/t जो है 15 है और g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू 60 है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जितना भी हो जाएगा इतना हो गया, फिर यहाँ से 9 और 000, ठीक है, इतनी वाट हो गई। फिर यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि चूँकि 10% इसका एनर्जी लॉस हो जा रहा है कि 10% पावर लॉस हो जा रही है, तो इसका 90% देखना है। तो इसका 90% देखते हैं, तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो ये हो गया 8100 इतना वाट। तो अगर किलो वाट में करेंगे तो 8.1 किलो वाट। तो 8.1 किलो वाट, ये 2 बार पॉइंट है तो एक ही बार आपको पॉइंट समझना है। तो 8.1 किलो वाट की पावर जो है जनरेट हो रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ वर्टिकल स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट के इज़ फिक्स्ड ऑन अ टेबल, राइट। तो मान लो ये टेबल है और इस पर कोई स्प्रिंग है ऐसे ऐसे जो फिक्स है, मान लो यहाँ पे सरफेस है, एक कोई बॉल है यहाँ पे जिसका मास कितना है, यम है। ठीक है, एच हाइट है यहाँ से यहाँ तक बॉल की, एच हाइट, इस पर वो गिरता है जिसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है डी। ठीक है, स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो जाता है डी, यानी कंप्रेस हो जाने के बाद स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ पे ऐसे ये पोर्शन आ जाएगा और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, डीकम्प्रेशन आ गया है। तो ये बताना है कि द नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में टोटल कितना वर्क डन हुआ है। तो डब्ल्यू नेट का मतलब क्या है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क है वो देखते हैं कितना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क दिस विल बी इज इक्वल टू mgh+d, है ना, इतना तो आया हो नीचे। साथ ही साथ अगर हम वर्क देखें स्प्रिंग का, तो इस स्प्रिंग किसी कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क नहीं कर रहा बल्कि स्प्रिंग पर वर्क हो रहा है, तो दिस वर्क विल बी निगेटिव वर्क, राइट। तो दिस विल बी इज इक्वल टू -12 kd²। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ओवरऑल द नेटवर्क जो भी होगा यही हो जाएगा फिर यहाँ पे mgh+d -12 kd², यानी कि ये ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा कितना होगा। तो चलिए एक इंक्लाइंड प्लेन हम बना लेते हैं, ये इस टाइप से है, तो जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर है। ठीक है, ये हाइट कितनी है 10 मीटर है
और यहाँ से ब्लॉक को चढ़ाया जा रहा है, ऐसे यहाँ तक पहुँच जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसमें करने में जो टोटल वर्क करना पड़ रहा है कितना है, 300 जूल वर्क करना पड़ रहा है। कुछ वर्क फ्रिक्शन के अगेंस्ट में करना पड़ा होगा, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो WF हो गया और ये WG हो गया, ठीक। तो 300 इज इक्वल टू WF प्लस WG अगर देखें तो दिस विल बी इज इक्वल टू MGH, यही तो होगा ना फिर यहाँ पे। तो 300 इज इक्वल टू WF प्लस M जो है वो कितना है 2 किलोग्राम, G 10 है और H भी 10 है, तो 2 गुणे 10 गुणे 10 यानी कितना हो गया 200। तो यहाँ से WF की जो वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी 100 जूल। तो 100 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U, यानी तब 2 सेंटीमीटर इसमें स्ट्रेच कर दिया जाता है तो U होता है। इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, मतलब 4 गुना ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती है U, ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर 2 सेंटीमीटर पे इतना था तो 4 गुना कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 टाइम हो जाएगी एनर्जी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 16U, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स विच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट S इन मीटर इन इट, गिवन बाय द रिलेशन S इज इक्वल टू 1/3 T स्क्वायर, यानी कि T²/3, ठीक है, ये रिलेशन है। वेयर T इज इन सेकंड, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना फोर्स वर्क कर रहा है ये पता करना है। तो W कैन बी रिटन एज FDS, राइट, और 0 से 3 इसकी लिमिट हो जाएगी। तो W विल बी इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 3 लिमिट F जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है d/dt ऑफ V होता है, और जो V होता है वो d/dt ऑफ यस डिस्प्लेसमेंट होता है इनटू ds, ठीक। तो W कैन बी रिटन एज 0 to 3 m d/dt ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू ds, राइट। तो मास तो इसका 3 है, तो 3 तो हम यहाँ मास को बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यस का पता करना बहुत आसान है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो पता करेंगे इसकी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना, यस, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे लिख सकते हैं d/dt ऑफ यस, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 2/3t। और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे यानी कि d/dt2 एंड d2s, तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ 2/3 पुट कर देते हैं, तो W विल बी इज इक्वल टू 3 एंड 0 to 3 2/3 ds। तो यस के रिस्पेक्ट में जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे जब हम, तो ओवरऑल W जो हमें मिल जाएगा 3, ये 2/3t मिल जाएगा, 2/3t, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने ना यहाँ पे, तो ये हो गया 0 से लेकर 3। तो W की जो वैल्यू आ गई यहाँ से, तो एक बार 3 पुट कर देते हैं t के प्लेस पे, तो ये 2 हो गया, एक बार 0 करेंगे तो इतना, तो 3 2 से फिर कितना हो जाएगा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो t के प्लेस पे क्या सब कुछ सही है, इज़ एवरीथिंग फाइन? नहीं, यहाँ सब कुछ सही नहीं, क्योंकि हमें 2 सेकंड में पता करना है। तो लिमिट ये 3 तक नहीं बल्कि कितनी होगी, 2 की। हर जगह आप 2 ही चेंज कर लीजिएगा, हर जगह 3 ना करिएगा कहीं पर भी, हर जगह 2 ही है, ठीक है। तो 2 होगी तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 0, यानी कि W इज इक्वल टू हो गया हाँ 4/3, 3 to 3 दिस विल बिकम कैंसिल्ड आउट, तो ये 4/3 हो जाएगा फिर। अच्छा ओके, इस क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ हो रही हैं एक्चुअली, यस के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो दिस विल बिकम 2/3 यस, लेकिन लिमिट हमारी टाइम में है, तो इस ds को हमें चेंज करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में ही। तभी इसको हम पूरा क्या करते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं और अच्छे से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करेंगे बेटा, नहीं तो हमारी तरह से आप लोगों का भी गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए जैसे कि ये चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये ds/dt, तो यहाँ ds कैन बी रिटन एज 2/3t dt, राइट। तो इस ds के प्लेस पे हम 2/3 dt पुट कर सकते हैं। तो W विल बी इज इक्वल टू 3 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 2, और यहाँ 2/3 है, ds के प्लेस पे लिख दिया गया जो है कितना 2/3, हाँ 2/3 t dt, ठीक। तो ये 4/9 हो गया, ओवरऑल एक 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0 to 2 लिमिट, और ये 4/3 t dt,
तो W, अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 4/3 और t का हो जाएगा t²/2, है ना। तो ये लिमिट जो लग जाएगी 0 से लेकर 2 तक। तो t के प्लेस पे वैल्यू 2 हम पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। कितना आता है 4/3, t के प्लेस पे 2 रखेंगे तो ये 2 मिल जाएगा, माइनस फिर ये 0 मिल जाएगा, तो यानी कि 8/3 जूल हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा फिर ये 8/3 जूल। तो वर्क कितना हो गया, 8/3 जूल हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अलग से हम करके सॉल्व करेंगे फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, अ बॉम्ब ऑफ मास 30 किलोग्राम एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेज ऑफ मासेस 18 किलोग्राम 12 किलोग्राम। द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोग्राम मास इज 6 मीटर पर सेकंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास इज, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम जो इसका हो जाएगा एक का जो है 18 किलोग्राम मास है, और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है फिर यहाँ पे 6 से जा रहा है। दूसरे का मास है 12, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v। तो v यहाँ से निकल के आ जाएगा 18 × 6 डिवाइडेड बाई -12, राइट। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ से 6 2 जा और ये 2 3 जा, मतलब कि -3 मीटर पर सेकंड हो गया फिर यहाँ पे, है ना। दूसरे की वेलोसिटी कितनी हो गई, -3 मीटर पर सेकंड। सही सही निकाला ना हमने, हाँ बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो 2 है और 2 6 नहीं 9 हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया था, तो -9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास, दूसरे मास की काइनेटिक एनर्जी जो निकालेंगे हम, यानी दूसरे का K2 विल बी इज इक्वल टू हाफ, उसका मास है, दूसरे का मास 12 है, इंटू उसकी स्पीड का स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 ज़ा 81, तो ये हो गया 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, तो 486 जूल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ फोर्स F एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x एज सोन हियर, फोर्स इज इन न्यूटन एंड x इन मीटर। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to 6। ठीक, 0 से 6 तक कितना हो रहा है, तो बहुत ही आसान सा है। पहले इसका एरिया निकाल लीजिए प्लस इसका एरिया आप लोग निकाल लीजिए, ये जो है ट्रायंगल। तो एरिया अगर इसका निकालेंगे ट्रेपेजियम का, ये हो जाएगा 3 × 3, ट्रेपेजियम नहीं है बल्कि एक स्क्वायर बन रहा है, 9 हो गया। ठीक है, प्लस इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस, तो 3 to 6 हो जाएगा, 3 × हाइट 3 हो गया फिर यहाँ पे, यानी कि ये 4.5 हो गया। तो इसको ऐड कर देंगे तो 13.5 जूल हो जाएगा। तो ये वर्क हो गया 13.5 जूल। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1 एंड अनदर पार्टिकल m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। बोथ ऑफ देम हैव द सेम मोमेंटम बट देयर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज आर E1 एंड E2, यानी काइनेटिक एनर्जी उनकी E1 और E2 है रिस्पेक्टिवली। तो इसमें कौन सा जो गिवन स्टेटमेंट है करेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अगर m1 जो है m2 से ज़्यादा है, ठीक, तो देखा जाता है फिर। तो अगर काइनेटिक मोमेंटम सेम है इनका, तो कह सकते हैं कि m1 v1 इज इक्वल टू कितना है, m2 v2 है। ठीक, तो वैसे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन ही होता है p²/2m। क्यों, यही होता है ना, k इज इक्वल टू p²/2m। तो अगर काइनेटिक एनर्जी जो कि चूँकि यहाँ E दिया गया है, तो इसके लिए सिंबल हम क्या रख देते हैं, E रख देते हैं। तो E1 रखेंगे तो p इतना हो गया, और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ E2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा p²/2m2। दोनों का रेशियो अगर देखना है तो अपान करना पड़ेगा, p² से p² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल ये m2/m1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड अनदर ऑफ मास 4 किलोग्राम आर ड्रॉप्ड टुगेदर फ्रॉम अ 60 feet tall building आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 feet ईच टूवर्ड्स अर्थ, देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज विल बी इन द रेशियो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो के होता है वो होता है हाफ m(v²). ठीक है, तो m1 हो गया v1²। दूसरे की काइनेटिक एनर्जी अगर हम यहीं पे देखेंगे तो हो जाएगा हाफ m2 v2²। दोनों का रेशियो पता करना है तो डिवाइड कर देंगे। देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, चाहे
कोई भी मास हो बॉडीज़ का, अगर दोनों सेम टाइम से गिराए गए हैं तो सेम डिस्टेंस पे आने पे उनकी वेलोसिटीज़ भी सेम होगी, यानी कि v1 और v2 दोनों बराबर होगी। तो इससे कैंसिल, ये कैंसिल, तो मासेस के जो रेशियोज़ हैं उसी रेशियोज़ में हो जाएंगे। एक का मास 2 किलोग्राम, दूसरे का 4 है, तो 1:2 ये रेशियो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। Okay, now the next question. Next question is a mass of 0.5 kilogram moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of a force constant इतना the maximum compression of the spring। तो कितना compression होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसको एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब सब कुछ तो पता है, k भी पता है, v भी पता है, m भी पता है, हाफ से आप कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू है दिस विल बी इज इक्वल टू m अपान k इंटू वी, ये हो जाएगा ना x की वैल्यू। तो अब इसी में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वही सही हो जाएगा। तो वैसे आप सॉल्व करिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.15 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हेन अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u, राइट, एंड इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि 5 गुना ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया गया है, तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी 25 गुना हो जाएगा। वही पूछ रहा है ना, इसका इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि आई स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 विच मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। द रेशियो ऑफ योर काइनेटिक एनर्जीज e1 एंड e2, ये कितना होगा। अगर एक्सप्लोड किया हुआ है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से देखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाती है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक को माइनस बोल देते हैं, दूसरे को इतना। तो मतलब कि m1 v1 इज इक्वल टू कितना हो गया, m2 v2 हो गया। तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज़ का रेशियो अगर हम पता करेंगे तो पहले की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे का जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, मतलब कहने का ये है कि दोनों का मोमेंटम एक प्रकार से बराबर है। देखिए दोनों का मोमेंटम हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बराबर कर दिया है। तो काइनेटिक एनर्जीज़ का जो रेशियो होता है p²/2m डिवाइडेड बाई ये k1 k2 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और ये भी वही हो जाएगा p²/2m2। तो जब सॉल्व करेंगे तो इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, m2/m1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसकी 300% इंक्रीज़ कर दी गई है, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी, इसके मोमेंटम में जो परसेंटेज चेंज होगा कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन यही होता है ना, p²/2m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है चेंज कर दी गई, 300% कर दी गई, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा ये आपको पता करना है। तो ओवरऑल हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। फिलहाल जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट इट इज़ 100%, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा आसानी से, इस फार्मूले का यूज़ करके, थोड़ा मैथमेटिक्स आप यूज़ करिए, 100% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, ठीक है, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट्स फ्रॉम द ग्राउंड इज़ इतना। तो ये मिनिमम हाइट है और ये मैक्सिमम हाइट है। इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड जो होगी, मतलब कि जो बेसिकली चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी। तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mg, एच का मतलब इन्हीं का डिफरेंस, तो 2 - 0.75, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमें मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि m से m कैंसिल हो गया है। अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। देखिए कैसे मिलता है यहाँ पे, तो v स्क्वायर यानी v मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू g, और 2 में से अगर 0 पॉइंट इतना घटा देते हैं तो ये 1.25 हो जाता है। 1.25 को हम लिख सकते हैं, 1.25 को 2.5/2 लिखा जा सकता है। तो इससे कैंसिल हो गया फिर, है ना। तो g की जो वैल्यू होती है, g की वैल्यू 10 रख देते हैं, 10 × 10.5 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। तो ये v मैक्स आ गया 5 यहाँ से, इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन था सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 स्प्रिंग्स ए एंड बी हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के ए एंड के बी। तो रिलेशन दिया के जो है वो के बी का 2 टाइम है, आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया गया है। इफ़ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए इज़ ई ए, देन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग बी विल बी, कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से बढ़िया से सॉल्व करते हैं। मतलब कि अगर मान लो कि जो स्ट्रेच हो रहा है इसमें x1,
वो ऐसे तो बोल सकते हैं ना, एफ इज़ इक्वल टू, जो हमें पता है दिस इज़ इक्वल टू के एक्स, माइनस में होता है ना फिर यहाँ पे, तो हम मैग्नीट्यूड ही रख रहे हैं। तो अगर एक्स कभी लिखना होगा तो वो एफ बाई के लिखा जाएगा फिर यहाँ पे। अब जैसे कि पहले के लिए अगर एनर्जी देखें ई ए, तो ये लिखा है हाफ के ए इंटू एक्स ए स्क्वायर, तो एक्स ए स्क्वायर का मतलब ये हो गया एफ ए अपान के ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से तो मिल जाएगा हाफ एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, ठीक। तो इसी प्रकार से अगर बी वाला करेंगे तो वो मिल जाएगा हाफ एफ स्क्वायर अपान के बी, ठीक। तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, इससे ये, तो ई ए और ई बी जो मिल गया हमें यहाँ से, ई ए अपान ई बी, वो के बी अपान के ए, ये तो मिल गया है यहाँ से। लेकिन हम देख रहे हैं जो के ए है वो टू के बी है, तो यहाँ के ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, टू के बी से के बी कैंसिल हो गया फिर यहाँ पे। तो ई बी जब निकालेंगे हम तो ये हो गया 2 इंटू ई ए, ठीक है। तो ये यही पूछ रहा है हमसे, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल, ठीक है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी के। तो इनिशियली वो काइनेटिक एनर्जी के से फेंका जा रहा है 45 डिग्री एंगल पे, मान लो वेलोसिटी उसकी कुछ वी रही होगी ऐसे, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो हो जाएगा वी कॉस 45 डिग्री, यानी कि v बाई रूट 2 इतना बोल सकते हैं। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे अपने पहुंचेगा तो यहाँ पे इसके पास केवल हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल जीरो हो चुकी होगी। तो यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दिस विल बी हाफ इंटू, यानी इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी के है दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बट उस पॉइंट पे पहुँचने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जिसे के प्राइम बोलेंगे, दिस विल बी हाफ इंटू यम, मास तो ही रहेगा, वेलोसिटी स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसका आधा हो गया, तो बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बिकम के बाई 2। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ एफ इज इक्वल टू दिस एंड वी इज इक्वल टू दिस देन इंस्टेंटेनियस पावर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो पी जो हमें मिलेगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी मिल जाएगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 6 2 ज़ा 120, ठीक है, 15 4 ज़ा माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, 60 हो गया, माइनस 3 5 15, ठीक है, इतना हो गया। तो ओवरऑल जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट इट एज 45 वाट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ मास ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स, राइट। तो 2 पार्ट में एक्सप्लोड कर जाता है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इस फार्मूले से अप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू वी यू 100 है और a जो है -10 हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड है, और t मतलब 5, तो ओवरऑल ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड। तो 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल है उसमें जो है, यानी कि उसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा 1 किलोग्राम है तो 1 इंटू 50 हो गया। अब वो दो सेगमेंट में ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एक का 400 ग्राम है, दूसरे का 600 ग्राम हो जाएगा। 400 ग्राम नीचे आ रहा है तो नीचे वाली वेलोसिटी को मैं माइनस रखूँगा क्योंकि ऊपर जाने वाली वेलोसिटी को ही मैंने क्या रखा है, पॉजिटिव रखा है। तो 0.4 किलोग्राम इंटू कितनी 25 हो गई, प्लस दूसरा डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा, दूसरे की जो मास हो जाएगा इतना और वेलोसिटी v है। अब इसी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 50 इज इक्वल टू हो गया 25 चौके 100 यानी कि 10 हो गया, 10 धन 0.6 v, तो ये हो गया 40 बराबर 0.6 v, है ना। तो v हम यहाँ से निकालते हैं, v इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 0.6 यानी कि 400 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 400 ही होगा ना। फिर सॉरी यहाँ गलती हो गई है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस होगा, तो माइनस हो गया। तो यहाँ से ये जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो दिस विल बिकम 60, तो 60 डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 0.6, तो दिस विल बी 100 मीटर पर सेकंड, किधर अपवर्ड की तरफ, ठीक है। तो ये 100 मीटर पर सेकंड सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 4:1 आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, राइट, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन यही होता है p²/2m। मतलब कि एक प्रकार से देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:4 है तो मास का रेशियो हो जाएगा 1:4, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, तो 1:4 ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि टू इक्वल मासेज m1 एंड m2 मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटीज 3 मीटर पर सेकंड -5 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स इलास्टिकली। तो जब इक्वल मास की बात आती है फिर वहाँ पे तो वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है, कोलिजन के बाद। तो मतलब एक की वेलोसिटी हो जाएगी -5 मीटर पर सेकंड, दूसरे की हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। अब देख लीजिए जो ऑप्शन करेक्ट है, तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है और ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर चुके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ 3 ग्राम पार्टिकल, यानी मास कितना है 3 ग्राम, तो 3 × 10⁻³ किलोग्राम ये मास है। इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन का ग्राफ दिया हुआ है वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड। तो फर्स्ट 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट यस निकालते हैं। तो देखो इनिशियल पोजीशन इसकी क्या होगी, हमें क्या करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसमें जब टी के प्लेस पे 4 रखेंगे तो 4 × 12 -64 + 64 64 कैंसिल, यानी कि 12 हो जाएगा। और इनिशियल 0 है तो डिस्प्लेसमेंट तो 12 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है कि फोर्स पता कर लूँगा किस तरीके से, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो फिर हम पता कर सकते हैं कितना होगा। तो फोर्स जब हम पता करने जाएंगे तो पहले तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इतना है। तो मास तो ये है, एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। फिर यहाँ से मतलब कि d/dt ऑफ v होता है, और जो d/dt ऑफ v होता है यानी कि जो v है वो होता है क्या, d/dt ऑफ x, यही तो होता है। तो x का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं पहले फटाक से, तो मिलेगा m/d/dt ऑफ, अब x का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे 3 माइनस, इसको हटाते हैं थोड़ा देखते हैं, तो 4 दूनी 8t + 3t², ठीक है। ये आसानी से इतना लिखा जा सकता है। अब पुनः इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पुनः डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये कितना मिल जाएगा, m/d/dt, हाँ सॉरी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो 3 का तो हो जाएगा 0, 8 ये इतना हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 6t हो जाएगा, ठीक है। इसका 6t हो जाएगा। फिर तो ओवरऑल f इज़ इक्वल टू, मास की वैल्यू कितनी है 3 है ना, मतलब कि चलो जो भी है, तो ओवरऑल ये मिल गया फोर्स की वैल्यू। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू मिल गई। तो फोर्स इनटू क्या करना है फिर हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन हमें डिटरमाइन करना है। तो वर्क डन डिटरमाइन कर लेते हैं, जो भी वर्क होगा फिर यहाँ पे। तो वर्क डन W विल बी इज इक्वल टू F इंटू dx, ठीक है। dx लिखेंगे अब यहाँ पे, F इंटू कितना लिखेंगे यहाँ पे, dx लिखेंगे। पहले 4 सेकंड में हम लोग क्या निकाल लें, कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स की अगर हम बात करें तो 4 रख देते हैं इसमें, तो 4 रखेंगे आ जाएगा -8 + 6 = 24 बराबर कितना हो गया 16। तो 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, 16 न्यूटन का फोर्स। और ये m भी है 16 m, मतलब कि ओवरऑल m × 16। तो वर्क हम यहाँ लिखेंगे m × f, मतलब कि जो है 16 हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट जो 12 हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 है, तो 3 × 10⁻³ × 16 × 12, तो देखते हैं कितना होता है फिर यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 576 × 10⁻³ इतना जूल। तो इसका मतलब मिली हो जाता है, तो 576 मिली जूल, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ सेल इन फ्लाइट, मतलब उड़ रहा है, एक्सप्लोड्स इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंजर्व्ड। तो किसी भी टाइप का कोई एक्सप्लोजन हो वो हो तो फिर मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है। अब चूँकि ये एक्सप्लोजन जो है किसी क्या नाम है उसका, इलास्टिक टाइप का कोलिजन तो है नहीं, इस वजह से केवल मोमेंटम ही कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा ये है कि 2 बॉडीज ऑफ मासेज m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, राइट। तो अगर हम K1/K2 लिखें तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो बराबर है। तो वैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बढ़िया से तो ये हो जाएगा p² पहले का तो m है, दूसरे का हो जाएगा p²/4m, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो गया फिर, और ये इक्वल है तो ये भी कैंसिल, 1 हो गया। मतलब कि 1 बराबर मुझे मिल गया यहाँ से 4p1² p1 और p2, ठीक है, 4p1² डिवाइडेड बाई p2², ठीक। तो p1² डिवाइडेड बाई p2² ये मिल जाएगा मुझे 1/4। तो p1 डिवाइडेड बाई p2 दिस विल बी 1/2। तो रेशियो 1:2 हो जाएगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा ये है कि अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर मतलब कि इसको अगर हम देखें तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, है ना, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा फिर। तो हैज़ अ हेड ऑन कोलिजन विद स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 किलोग्राम, मतलब कुछ ऐसे ही है। ये 2 किलोग्राम का है और यहाँ पे जो है एक 3 किलोग्राम का मास है जो जीरो पे है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो u है ज़ीरो है और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। फिर ये स्टक हो जाते हैं, यानी कि एक जो कंबाइंड मास हो जाएगा अब इनका 5 किलोग्राम हो जाएगा और वो फिर कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 10 प्लस ये तो रुका है 0 इज इक्वल टू 5 × v। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10 मतलब 20 हो गया, v की वैल्यू हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर v की वैल्यू में 4 मीटर पर सेकंड है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या जो भी है ये पता कर सकते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ यम वी स्क्वायर। यम जहाँ पे अब कितना हो गया 5 हो गया है, तो हाफ इंटू 5 इंटू वी मतलब 16, ठीक है। तो ये इतना हो गया, तो ये 8 माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली हो जाएगी हाफ इंटू यम जो है 2 है इंटू 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो अब देखते हैं कितनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखते हैं तो 5 × 8 = 40 हो गया माइनस 100 हो गया, तो बराबर कितना हो गया 60 जूल माइनस में। तो ये लॉस हुआ है, ठीक है, इतना माइनस है मतलब लॉस है। तो 60 जूल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, लॉस हो गई है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये मान लो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग बॉडी क्या है 10 मीटर डिस्टेंस मूव कर दी, ठीक है। कोई बॉडी थी यहाँ से यहाँ तक मूव कर दी। अब क्या है कि इस पर एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मान लो किसी डायरेक्शन में बॉडी पे लग रहा है, मान लो ये कोई डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, तो इसके और डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच का जो एंगल है कितना है, थीटा है, ठीक है, इतना मान लिया। अब द वर्क डन इज इतना, तो W इज इक्वल टू होता है F × S × cos थीटा, है ना। तो cos थीटा मतलब थीटा पता करना, cos थीटा विल इज इक्वल टू W / F × S। W बोला 25 है, F 5 न्यूटन है और ये इतना आया है 1/2, यानी cos थीटा इज इक्वल टू आ गया cos 60, है ना। तो cos 60 तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ मूविंग बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर कोलाइड्स विद द बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास 2m एंड स्टिक्स ऑन इट। मतलब यहाँ m था तो वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखते हैं कितनी कम्बिनेशन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो m × 3, है ना, तो कुछ और दूसरा तो रुका है तो मोमेंटम उसका कुछ होगा नहीं, ज़ीरो होगा। अब ये जो है m और 2m मिल के मोशन करने लगे हैं, मतलब कि 3m हो गया। मान लो वेलोसिटी v हो गई तो v की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाई ux इज इक्वल टू दिस, राइट, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड x इज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, तो द एटम इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यदि x के साथ जो ये ux है इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा तो उस कंडीशन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए अगर हम इसका क्या करते हैं कि जो क्या बोलते हैं इसको हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, तो इट्स डिफ्रेंशिएशन विल बी इज इक्वल टू -12a × x⁻13 एंड दिस विल बिकम प्लस, ये हो जाएगा 6b / x⁻7, दिस विल बी इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी मिलेगा हमारा वही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, एक इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो 6b / x⁻7 इज इक्वल टू 12a / x⁻13, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल x⁻6 दिस विल बी इज इक्वल टू 12a / 6b, मतलब कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a/b हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 2a/b एंड इट्स होल पावर विल बी 1/6। तो x की वैल्यू अगर इतनी है तो फिर काम बनेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब कि ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा ये है कि अ बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, इन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स। तो ये सब फोर्स लग रहा है। द वर्क डन बाई दिस फोर्स इन द मूविंग द बॉडी थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 10 j मीटर।
तो भाई एफ और इसको डिस्प्लेसमेंट के का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो बस केवल इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 दहम 150, तो 150 जूल का वर्क हो रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास m इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस d, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करता है अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए देखना है, तो मान लीजिए एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा, मास m है। तो मोशन का थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो फ्रॉम v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये हमारी इक्वेशन है। ये मान लो v वेलोसिटी एक्वायर करता है, तो v² इज इक्वल टू u, ये 0 है, प्लस 2। अब जो एक्सेलरेशन होगा दिस विल बी फोर्स अपॉन मास, एंड s जो है वो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। फोर्स अपॉन मास और s की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे, तो 2 और m दोनों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो इस कैन बी रिटन एज हाफ mv² इज इक्वल टू f इंटू डी। तो यही तो काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया F इंटू डी। इस देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में, इक्वलिटी में केवल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, कहीं पे मास नहीं आया है। तो बोल सकते हैं के इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। अगर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो m टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अपोजिशन डिपेंडेंट फोर्स F, ये इतना लग रहा है, एक्ट ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर। द वर्क डन इन जूल में वर्क डन कितना होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स कर देंगे, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। तो x में ये क्वांटिटी गिवन है, तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन 7 का इंटीग्रेशन हो गया 7x माइनस 2x का इंटीग्रेशन हो गया 2x² बाई 2 प्लस 3x² का इंटीग्रेशन हो गया x टू दी पावर 3/3, और लिमिट ओवरऑल हो गई 0 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। अब ये सारी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे 7 × 5 = 35 हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये इससे कट जाएगा ना, देख ही रहे हैं, और प्लस ये 125 हो गया, तो ये 100 हो गया है ना, और ये 35, मतलब कितना आ गया, 135 जूल का वर्क। तो W इज इक्वल टू 135 जूल का वर्क। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 135, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, किसी सर्कल पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो कह रहा है कि नो वर्क इज़ डन ऑन इट, है ना, नो वर्क इज़ डन ऑन इट। तो जो कभी वर्क की बात आती है तो फोर्स की बात भी आती है। वैसे अगर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो उस पर एक केवल सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा, जो जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, और बॉडी के मोशन करने की जो डायरेक्शन इतना है। तो अगर इस सेंटर से इस बॉडी के डिस्टेंस को हम देखें तो हमेशा वही बनी रहेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कि नो वर्क इज़ डन ऑन इट, और कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नो एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन इट, नहीं भाई, होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो कि v²/r होगा। इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, नहीं, वेलोसिटी नहीं, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है। वेलोसिटी मतलब क्या, डायरेक्शन भी है ना, तो अभी इधर मोशन कर रहा है, यहाँ पहुँचेगा इधर हो जाएगा, यहाँ पहुँचेगा इधर हो जाएगा, तो वेलोसिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, राइट। और नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, फोर्स तो लग रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना कैसे घूमेगा ऐसे, तो फोर्स लग रहा है। तो ये केवल ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, बाकी सब के सब इनकरेक्ट हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 मासेज ऑफ 1 ग्राम एंड 9 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। इक्वल काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास, है ना। तो अगर इसके मासेज में रेशियो 1:9 का है, ठीक है, इनके मासेज में जो रेशियो है 1:9 का रेशियो अगर है, सॉरी ये नहीं, ये ऐसे नहीं होता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो मोमेंटा का रेशियो हो जाएगा वही स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी कि 1:3 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में रेडियस r है इसकी, ठीक 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 ठीक, रेडियस r है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। व्हेन यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रहा है, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट्स टू अ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, मतलब इसके डायमीटर के अपोजिट पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, स्पीड चेंज नहीं हो रही तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। मोमेंटम डज नॉट चेंज, अरे भाई मोमेंटम चेंज होगा,
अभी मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पहुँचेगा तो इधर की तरफ चला जाएगा, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। मोमेंटम हाँ बिल्कुल इधर जा रहा है तो mv है, इधर भी जा रहा है तो mv है। तो चेंज की बात करेंगे तो mv माइनस माइनस mv यानी कि 2mv चेंज हो जाएगा, ये करेक्ट है। और ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज कुछ नहीं हो रहा है, इनकरेक्ट है। तो ये हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मच वाटर इज़ पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, राइट। इतना है। तो पावर इसकी इतनी हमें पता है कि P जो है दिस विल बी इज इक्वल टू W/T, यही तो होगा ना। W मतलब कि यहाँ हो जाएगा mgh बाई कितना हो गया T टाइम। तो हमें क्या करना है, यम पता करना है। तो यम विल बी इज इक्वल टू P इंटू टी बाई जी एच। तो पावर बोला है 2 किलोवाट यानी कि 2 इंटू 1000 इंटू टाइम बोला है कि 1 मिनट, तो 60 डिवाइडेड बाई जी 10 है और एच भी 10 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 10 और 10 बस हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गया इतना। तो 600 गुणे 2 1200, तो 1200 किलोग्राम हो जाएगा। फिर 1200 किलोग्राम का मतलब 1200 लीटर ही कह सकते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम पानी का जो मास होता है वो 1 लीटर के मास के बराबर होता है। तो ये चीज़ बोल सकते हैं, सॉरी नॉट 2000, ये कितना हो जाएगा 1200 लीटर, ठीक है। तो आप इतना समझ ही सकते हैं इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स अ राइफल एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक्स द अर्थ एट द सेम लेवल with a velocity of 500 meter per second. The work done in joule for overcoming the resistance of air will be, ठीक है। तो जो वर्क होगा दिस विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि डेल्टा के, ठीक। तो W विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो भी होगा। क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है तो वर्क जो है ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर माइनस यहाँ वी फाइनल स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ मास जो है 10 ग्राम है, 10 ग्राम मतलब 10/1000 किलोग्राम। V1 जो है ये इतना है 1000 है, तो 1000 मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 जीरो हो जाएगा माइनस वी एफ जो है 5 है, तो 25 1 2 3 4, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो भाई जब ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। अब कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं जितना होगा कैलकुलेशन। तो बेटा जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा 3750 जूल, ठीक है। तो इतनी जो एनर्जी है वो रेजिस्टेंस क्या किया है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में वर्क करने में यूज़ हो गई है। तो 3750 ये हो गया फिर इतना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, लास्ट क्वेश्चन भी ये है, क्वेश्चन नंबर 77 है इस टॉपिक का, वर्क एनर्जी एंड पावर का। 1988 में क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है। तो भाई ये तो सबको पता है 1 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 1 होती है कोएफिशिएंट के लिए, ठीक। तो ओवरऑल जो फोर्स वर्क एनर्जी और पावर से रिलेटेड क्वेश्चन थे प्रीवियस जितने भी ईयर में अब तक आए हुए थे, ये कुल मिला जुला करके 2 वीडियो लेक्चर में ये सॉल्व कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इनको क्या करिएगा, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अब 2-2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा दोनों मिला जुला करके। आप देखेंगे तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेरा लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड वीडियो है उसको भी आप देखिएगा, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जामिनेशन के एंट्रेंस में, ठीक है। तो ये सारे वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ओके, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा, जो कुछ भी अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो भी आप कमेंट्स करके राइट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स करके अगर आप राइट नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कमेंट्स ऑफ है, तो आप वहाँ एक व्हाट्सएप नंबर भी लिखा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, ठीक। एनीवे दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।